MRS की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। पीजीटी कॉमर्स के लिए तो हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस का मतलब है जो अकाउंटिंग काम करता है। तो काम कैसे करता है, जब भी बात आएगी फंक्शंस की तो आप 5 याद रखोगे। आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समरी एंड एनालिसिस। आइडेंटिफाई में क्या करोगे, बस आपको ये देखना है कि जो भी आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो क्या वो फाइनेंशियल इवेंट है, पैसों से जुड़े हुए हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर उनको आप रिकॉर्ड कर दोगे। रिकॉर्ड कहाँ करोगे, जर्नल में, ठीक है। और जर्नल के बाद उनके लेज़र बनाओगे, और जब आप लेज़र बनाते हो तो इसे क्लासीफाइंग बोलते हैं। क्लासीफाइंग यानी लेज़र बना दिया। लेज़र बनाने के बाद लेज़र का जो बैलेंस है उसे आप समरी में ले जाओगे। समरी यानी ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनाओगे, P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट के बाद क्या बनाओगे आप, बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दोगे, एनालिसिस करोगे। एनालिसिस में ये देखोगे जो आपने अकाउंट बनाया उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को एक बार फिर से चेक कर दोगे। इंटरप्रेट का मतलब यह है कि आप उसे अब आगे रिपोर्ट प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। जब रिपोर्ट तैयार कर लोगे तो कम्युनिकेट कर दोगे। कम्युनिकेट मतलब यूजर्स तक दे दोगे। यूजर्स मैं बता चुकी हूँ, प्लेलिस्ट से जाके मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हैं। 2 टाइप्स के यूजर्स होते हैं, इंटरनल जो बिजनेस के अंदर है, एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर है। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि हम अकाउंटिंग क्यों करना चाह रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अकाउंटिंग जब भी आप कर रहे हो तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। सिस्टमेटिक मतलब पहले आपको जर्नल ही बनानी है, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आप लेज़र उठा के बैठ जाओ, नहीं। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में होता है, पहले जर्नल देन लेज़र, लेज़र के बाद ही ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद P&L, और P&L के बाद बैलेंस शीट। तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो। कैसे, सपोज़ कीजिए 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके बाद 2 जनवरी की करोगे, ठीक है, फिर 3 जनवरी की। तो ये भी आप याद रखोगे। ऐसा नहीं है कि पहले 3 जनवरी की दिखा रहे हो, कभी 1 जनवरी, तो एक इस तरह से भी याद रख सकते हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी शामिल होती है, जितनी भी पैसों से रिलेटेड है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, और उनको आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे और उससे आप लेज़र बनाते हो, ठीक है। अब लेज़र बनाने के बाद अकाउंटिंग क्यों की जाती है, उद्देश्य से पूछ रहा है। अकाउंटिंग हेल्प करती है रोकने में, क्या रोकने में, एरर और फ्रॉड्स। अब अकाउंटिंग से एरर और फ्रॉड्स कैसे रुकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने कुछ परचेज़ किया है, ठीक है, परचेज़ किया था 5,000 का और एंट्री दिखा रहे हो अब 10,000 की। तो अब बिज़नेस कहेगा कि क्या सबूत है कि आपने 5,000 का माल खरीदा या 10,000 का। तो आप बिलिंग देख सकते हो, ठीक है, एविडेंस, सबूत के आधार पर। और इन एविडेंस को आप क्या कहते हो, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, इन्हें आप वाउचर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वाउचर, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स या बिल, आपके कैश मेमो, इन सब की हेल्प से आपको पता चल जाता है कितने की एक्चुअल एंट्री हुई है, जिससे कि आप एरर और फ्रॉड को रोक सकते हो। प्रिवेंटिंग मीन्स रोक सकते हो, डिटेक्टिंग मीन्स जान सकते हो कितना फ्रॉड हुआ है। और अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करता है, अकाउंटिंग से आपको पता चल जाता है कि इस साल आपने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया है, ठीक है। प्रॉफिट कमाया जाता है तो हमेशा आप ये करते हो, अर्न प्रॉफिट। तो जब भी आप EMRS में जब एग्ज़ाम देने जाएं तो अर्न प्रॉफिट होता है, लेकिन इंकर्ड लॉस होता है, ये भी याद रखें। इंकर्ड लॉस, इंकर्ड लॉस का मतलब लॉस अपने आप हो जाता है, कोई लॉस अर्न नहीं करना चाहता, लॉस तो होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हो, P&L जानना चाहते हो। ट्रेडिंग आपको ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बताता है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। ग्रॉस मतलब टोटल प्रॉफिट है आपका कितना हो गया। अब टोटल प्रॉफिट में कुछ ऑफिस के एक्सपेंसेस भी होंगे, स्टाफ को सैलरी भी दी होगी, तो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस भी, इन सब सैलरी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट बचता है कि आपने कितना कमाया, आपने कितना कमाया। तो ये सब चीज़ें भी आपको अकाउंटिंग से ही पता चलती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कितना है आपका, और P&L। और अकाउंटिंग किस चीज़ में हेल्प करता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। जहाँ भी बात फाइनेंशियल पोजीशन क्वेश्चन देखोगे तो मैंने हमेशा आपको बताती हूँ कि बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बारे में पता चलेगा। बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलेगा कि अभी मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी एसेट्स का मैं मालिक हूँ, और कितना पैसा मैंने लायबिलिटी में बाहर से उधार लिया है, ठीक है। और आपको अकाउंटिंग किस लिए चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट है, सोचिए। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग से यूजर्स को हेल्प मिलती है, यूजर्स को हेल्प मिलती है, ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र, इंटरनल यूज़र। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर हैं, कौन,
वर्कर को पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है, या आगे इस कंपनी में काम करने से हमें स्कोप मिलेगा ही नहीं। ओनर को पता चल जाएगा, ये इंटरनल है सारे जो बिज़नेस के अंदर है। ओनर को पता चल जाएगा बिज़नेस मेरा प्रॉफिट दे रहा तो कंटिन्यू रखूँ, लॉस दे रहा है तो कितने टाइम तक लॉस बेयर करूँ, ज़्यादा ही लॉस दे रहा है तो बंद तो नहीं करना, ये सब डिसीजन लेने हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र, एक्सटर्नल में आपकी पब्लिक को पता चल जाता है कि ये बिज़नेस कितना अर्न कर रहा है, इसकी इमेज कितनी है, गुडविल कितनी है। गवर्नमेंट को पता चल जाता है कितना टैक्स लगाना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग से ही आपको पता चलती हैं। तो यही होती है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कि बुक कीपिंग, अब बच्चे यही नहीं सोच पाते कि बुक कीपिंग होती क्या है। बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग करना। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करना? बिजनेस ट्रांजैक्शन की। अब आप कहोगे मैम ये तो आपने अकाउंटिंग में बताया, आप बार बार अकाउंटिंग की वीडियो में यही तो बोल रहे हो रिकॉर्डिंग करना। तो देखिए अकाउंटिंग में मैंने 5 प्रोसेस बताए, 5 फंक्शंस, 5 आपकी फिंगर, 5 फंक्शंस, ठीक है, याद रख लेना। लेकिन उसमें से जब 3 पहले फंक्शंस होते हैं ना, वो सारे फंक्शंस आपके बुक कीपिंग में आ जाते हैं। यानी बुक कीपिंग में पहले 3 स्टेप आ जाते हैं और बाद के 2 स्टेप और ऐड कर दो तो वो बन जाती है अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये याद रखोगे। तो बुक कीपिंग क्या है? पहले 3 स्टेप, पहले कौन कौन से थे? सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद लेज़र पोस्टिंग, ठीक है, और समरी बनाना यानी बैलेंस शीट। ये सारा काम तो बुक कीपिंग भी कर लेती है। लेकिन अब ये जब तीनों काम हो जाते हैं उसके बाद इंटरेप्ट करना, एनालिसिस करना और कम्युनिकेट करना, ये सारा काम किस में रह जाता है? लास्ट के 2 स्टेप अकाउंटिंग में। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में क्या करती है? रिकॉर्ड करती है, ठीक है, मेंटेन रखती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसमें जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है मनी में मेजर करती है, रिकॉर्ड करती है और फिर लेज़र में कन्वर्ट कर देती है, लेज़र में पोस्टिंग हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस किस में है? बुक कीपिंग में। सिर्फ 3 स्टेप, स्टार्टिंग के 3 स्टेप बुक कीपिंग है। अकॉर्डिंग टू AJ फेवेल, अलग अलग बुक्स होंगे बेटा, TS ग्रेवाल अलग है, DK गोयल अलग है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलग हैं। तो काफ़ी राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो उनके अकॉर्डिंग बुक कीपिंग की डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू AJ फेवेल, AJ फेवेल क्या कहते हैं? बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है। जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, उसको रिकॉर्ड करने की एक आर्ट है कि किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, जिससे कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि आपके अकाउंट्स में क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। यानी अकाउंट आपके प्रॉफिट दिखा रहे हैं या लॉस दिखा रहे हैं, इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका आर्ट है रिकॉर्डिंग का। ना बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंसेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट होते हैं। बुक कीपिंग क्या है? जूनियर स्टाफ भी कोई भी बुक कीपिंग बना सकता। अगर कोई 12th पास है, ठीक है, कोई क्लर्क है तो वो भी बुक कीपिंग ईजिली कर सकता है। लेकिन भाई अकाउंटिंग के लिए 5 प्रोसेस पूरे आने चाहिए, 5 फंक्शंस के लिए, यानी एनालिसिस करना कहाँ कमी रह गई, ठीक है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, इंटरप्रेट करना रिपोर्ट को, ठीक है, फिर कम्युनिकेट करना। इसके लिए सीनियर स्टाफ की ज़रूरत है, यानी 2 काम एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको सीनियर बनना पड़ेगा तभी आप अकाउंटिंग कर पाओगे। बुक प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहला काम जो होता है उसे प्राइमरी कहते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग में पहले काम यानी जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेज़र पोस्टिंग कर रहे थे और उसके बाद समरी कर रहे थे, ठीक है, तो ये सारे काम किस में आ रहे थे? बुक कीपिंग में। लेकिन सेकेंडरी स्टेज यानी जब ये काम पूरे हो जाएंगे तभी तो ये अकाउंटिंग का काम स्टार्ट करोगे, ठीक है। जब समरी बन जाएगी तभी तो लोगों तक पहुँचाओगे, तभी तो कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। तो ये बाकी के काम सीनियर सेकेंडरी स्टेज किस में? अकाउंटिंग में। सिमिलरली थर्ड पॉइंट देखिए, बुक कीपिंग डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स लेती है। जैसे सपोज कीजिए 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, डेली 1 जनवरी को मान लो हज़ारों ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उनको रिकॉर्ड करती है, 2 जनवरी की रिकॉर्ड करेगी। तो डे टू डे डेली लाइफ की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है बुक कीपिंग का काम यही है। लेकिन अकाउंटिंग क्या बुक कीपिंग पे बेस्ड है, यानी जब डे टू डे 30 मार्च तक काम करते जाओ आप, ठीक है, 31 मार्च को कर लेना है। 31 मार्च जब लास्ट दिन आएगा, आपकी बुक कीपिंग को देख के जितने भी साल भर की एंट्री है, ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ देख के आपकी बुक कीपिंग से अकाउंटिंग की जाएगी, यानी अब फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। तो बेसिकली अकाउंटिंग तो बेस बुक कीपिंग पे है ना। अगर बुक कीपिंग नहीं होता तो अकाउंटिंग का काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि बुक कीपिंग में क्या? डे टू डे रिकॉर्डिंग, लेकिन अकाउंटिंग में क्या है? बेस्ड है बुक कीपिंग पे। अब देखिए यूज़र्स आ जाते हैं, बच्चों को यही नहीं पता कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र कौन से। इंटरनल कौन से? अंदर के अंदर कौन? बिजनेस के अंदर कौन हो सकता है? बिजनेस के अंदर मालिक,
शेयर होल्डर। अब ये शेयर होल्डर कौन होते हैं? कई बार क्या होता है, मालिक के पास इतना पैसा नहीं होता ओनर के पास कि वो सारा बिजनेस चला सके, ठीक है, तो वो अपने बिजनेस में कुछ लोगों को, पब्लिक को शेयर्स दे देता है। या मैं ये कहूँ कि जब उसे उधार चाहिए तो लोगों से वो पैसा मांग रहा है, आओ मेरे बिजनेस में पैसे को लगा दो, इन्वेस्ट कर दो। लोग कहते हैं कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो बदले में हमें, हमारे पास सबूत तो होना चाहिए कि हमने अपना पैसा तुम्हारी कंपनी में दिया है। तो कह देता है कि हाँ, मैं रिटर्न एविडेंस दे देता हूँ, शेयर्स लिख के दे देता हूँ कि तुमने इतने रुपए के इतने शेयर्स खरीदे, तुम्हारे पास ये सबूत भी होगा। अब ये सोचते हैं कि चलो शेयर्स तो ले लिए, लेकिन ये कहते हैं अगर हम ये पैसा बैंक में रख देते तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता, तुम हमें क्या दोगे? तो ओनर कहता है कि मैं तुम्हें बदले में, जैसे तुम्हें बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दूंगा, प्रॉफिट का कुछ पार्ट मैं तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम्हें भी अर्निंग होती रहेगी, तुम्हें भी फ़ायदा होगा। तो ये लोग फिर अपना पैसा छोटे छोटे टुकड़ों में कैपिटल बिजनेस को उधार दे देते हैं और ये शेयर्स के मालिक बन जाते हैं। अब इसी तरह मान लो कि बहुत सारे लोगों ने पैसा दे रखा है, 500 लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है, ठीक है, उनमें से 2 या 3 छांट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिए जाते हैं, जो बिज़नेस को चलाने में इंटरेस्टेड होते हैं, मैनेज करते हैं। तो इस तरह समझ गए। और जिनके पास शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर्स हैं। तो इन्वेस्टर्स जो बिज़नेस में अपना पैसा लगाते हैं, सिर्फ पैसा लगा रहे हैं ये, ठीक है। एम्प्लॉय जो वहाँ काम करते हैं बदले में अर्निंग लेते हैं, और मैनेजमेंट तो सारे मैनेजर आ जाएंगे। एक्सटर्नल यूजर बाहर के लोग, रेगुलेटरी एजेंसीज, कुछ एजेंसीज होती हैं जो बिजनेस के लिए काम करती हैं, ये सब आ जाएंगी। लेबर यूनियन, ठीक है, जो जितनी भी आपकी लेबर है उसके ऊपर एक लेबर यूनियन होती है जो हर बिजनेस पे नज़र रखती है, ये देखना चाहती है कहीं बिजनेस में लेबर के साथ कोई बुरा बर्ताव तो नहीं हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज, बिजनेस की, बिजनेस टू बिजनेस में ये स्टॉक एक्सचेंज आता है, ठीक है। और सबसे पुराना आपका एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मुंबई में है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, एक फुल फॉर्म पूछ लेते हैं और ये पूछ लेते हैं पुराना वाला मुंबई में है। पब्लिक और अदर्स, लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं कि बिजनेस क्या कर रहा है, ठीक है, बिजनेस की इमेज कैसी है, बिजनेस सोसाइटी रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो ये सब एक्सटर्नल यूजर्स हैं। गवर्नमेंट भी लिख सकते थे जो कि टैक्स के लिए इंटरेस्टेड होती है। नेक्स्ट है आपका ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच क्या होती है? शाखाएं। जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, पेड़ फैला होता है चारों ओर, वैसे ही अकाउंट फैला हुआ है अलग अलग पार्ट में। तो बेसिकली आपने जो 11th क्लास तक पढ़ा होगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें बुक कीपिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, यानी पैसों से, फाइनेंस का मतलब पैसे से रिलेटेड अकाउंटिंग। कॉस्ट, जिसमें सिर्फ बिजनेसमैन क्या करता है, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है, जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है उस पर कम से कम कॉस्ट को कोशिश करता है कि कॉस्ट को कम किया जाए। तो कॉस्ट का हिसाब किताब रखता है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, इन सब में। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों को मिला देता है, और जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमम किया जाए। ये कहता है कि मैं अपने फाइनेंस को भी इस तरह से मैनेज करूँगा, कॉस्ट को भी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लूँ। अब 11वीं क्लास तक आपने ये तीनों पढ़े ही होंगे, ठीक है। अब 2 मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे एनवीएस में आते हैं, केवीएस में आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये सभी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे इतना आइडिया है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इवन मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड किया है 2017 में। तो मेरी क्वालिफ़िकेशंस काफ़ी हाई हो चुकी है और मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। 10 ईयर्स अबाउट मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग का। बीएड वगैरह सीटेट सब मेरा डन है, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स अकाउंटिंग, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। सेल्स टैक्स में क्या होता है? फोर्थ आपकी ब्रांच क्या है? टैक्स अकाउंटिंग, यानी आप सेल्स टैक्स कितना दे रहे हो माल पे, इनकम टैक्स कितना दे रहे हो। सेल्स टैक्स आपका गुड्स पे दिया जाता है, कितनी चीज़ें आप बेच रहे हो, और इनकम टैक्स से इंडिविजुअल जितना आप कमा रहे हो, ओनर जितना पैसा कमा रहा है उस पर दिया जा रहा है, ठीक है। 5वीं ब्रांच है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई समाज में रह रहे हो, समाज की बिजली पानी सब कुछ यूज़ कर रहे हो, एनवायरनमेंट आपकी वजह से पोल्यूटेड हो रहा है, ठीक है, रोड्स यूज़ कर रहे हो, सब सारा काम बिजनेस की वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, तो सारा काम ख़राब कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समाज भी आपसे चाहता है कि आप उसके प्रति जिम्मेदारी पूरी करो। पॉल्यूशन कर रहे हो तो कुछ पेड़ लगा दो, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बाहर से पैसा उधार लिया इन्वेस्टर्स तो टाइम पे उनके इंटरेस्ट दो,
ठीक है, शेयर होल्डर्स को टाइम पे डिविडेंड दो, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आपके बिजनेस में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उन्हें अच्छी सैलरी दो, गुड अमाउंट दो, एटलीस्ट जितना वो काम कर रहे हो उतना तो उन्हें पे दो, ठीक है, ताकि वो खुश रहें। तो ये सारी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। तो 5 ब्रांचेस हैं आपकी फाइनेंशियल, याद कैसे रखोगे, FCM, फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट, ठीक है, और TS। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब सिर्फ आप गुण देख रहे हो। अगर मैं ये कहूँ कि बासमती राइस लिए, ठीक है, तो ये आपकी क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कोई गुण। तो देखिए क्वालिटी अकाउंट्स में भी बहुत क्वालिटी है। उसकी क्वालिटी क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि रिलायबल होता है, यानी फैक्ट बेस्ड होता है, झूठ नहीं होता, जितने भी आपके सबूत हैं, फैक्ट हैं, उनके आधार पर होता है। रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से कनेक्ट होना, जुड़ना। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, डिस्क्लोज का मतलब होता है जितनी भी आप शो कर रहे हो, ऊपर कट करना, ठीक है, जितनी भी आप रिलेवेंट या इंफॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हो वो सारी रिलेवेंट होनी चाहिए। किससे, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो तो बिजनेस से जुड़ी हुई घटनाएं होनी चाहिए, ठीक है, और सारी फाइनेंशियल से जुड़ी होनी चाहिए, नहीं पैसों से। इररिलेवेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कुछ ऐसा ना दिखाओ जो कि बिजनेस से रिलेवेंट ना हो, तो उसे रिलेवेंट बोलते हैं। तो रिलेवेंट यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी मनी में कन्वर्ट हो और दूसरा बिजनेस से जुड़ी हो, उनका ही आप अकाउंटिंग करोगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप बिल्कुल सिंपल बना दो, जो यूज़र्स देखते ही समझ जाएं। जैसे मैं कहूँ कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने ये बना दिया, इससे पता चला प्रॉफिट हो रहा। मैं ये बना दूँ तो इससे पता चल रहा है कि भाई लॉस हो रहा है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, डिमांड का डाउनवर्ड होता है, सप्लाई का, तो इससे समझ ही जाते हो। ग्राफ 1000 वर्ड्स को प्रेजेंट कर देता है, ये क्या है, बूम। तो बिजनेस क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। कंपेरेटिवली, जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे उसको करंट ईयर से, पिछले ईयर से कंपैरिजन करना चाहिए। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट को आप 12th की मार्कशीट से कंपेयर कर लेते हो, ठीक है, कितनी परसेंटेज आई परसेंटेज बेस पे, तो ये कंपैरिजन है, ठीक है। तो आप जब भी अकाउंट्स बनाओ तो कंपेरेटिबल होना चाहिए, यानी अपने प्रीवियस अकाउंट, मान लो सपोज करो कि भाई 2020 में आपने 50 करोड़ कमाई, ठीक है, तो आप ये जानना चाहोगे ना 2023 में आपने कितना कमाया। अगर 70 करोड़ कमा रहे हो तो प्रॉफिट है, और अगर 30 करोड़ कमा रहे हो तो लॉस है, सीधा सीधा। तो ये कंपैरिजन होता है पिछले साल से। अब कंपैरिजन भी 2 टाइप्स का होता है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा फॉर्म मतलब अपनी ही फॉर्म में पिछली साल से परफॉर्मेंस देख रहे हो, यानी 2022 में मैंने कितना कमाया, 2023 में अपना ही कंपैरिजन, तुलना कर रहे हो। लेकिन इंटर, इंटर होता है बिटवीन टू, इंटर में TER आ रहा है तो यहाँ पे याद रख लेना बिटवीन टू, ठीक है, बिटवीन टू, ठीक है। यानी अब XYZ लिमिटेड जो कंपनी है वो ABC लिमिटेड कंपनी से तुलना करके देख रही है कि ABCD ने कितना कमाया और मैंने। जैसे यहाँ ऐसे मान लो कि कोका कोला है, ठीक है, वो पेप्सी से कंपैरिजन कर रही है कि पेप्सी कितना कमाती है और मैं कितना कमाता हूँ, तो इसे बोलते हैं इंटर, ठीक है, इंटर कंपटीशन, तुलना करना। तो ये कंपेरेटिबिलिटी। तो अकाउंट्स की क्वालिटी की बात आएंगे, रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल और कंपेरेटिबल। नेक्स्ट देखिए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग क्या कहता है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। अब ये सिंगल एंट्री क्या और डबल एंट्री क्या। सिंगल एंट्री में क्या है कि सिर्फ सिंगल ही चीज़ को ध्यान में दिया जा रहा है। अब कहोगे मैम हमने तो अकाउंट्स में यही पता था कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, जितनी डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है, या जितनी एसेट्स लगाते हैं वो लायबिलिटी के बराबर होती है। अब ये सिंगल एंट्री क्या है, सिंगल मतलब है सिंगल, सिस्टम इग्नोर कर देता है टू फोल्ड एक्सपेक्ट को। सिंगल कहता है कि सिर्फ मैं तो एक ईच ट्रांजेक्शन्स के लिए काम करूँगा, डबल एंट्री पे काम नहीं करूँगा। जहाँ मेरी कैश से रिलेटेड है और पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन किया जाता है, ओनली कैश और पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। अब कैश और पर्सनल आ गए तो कौन सा बचा, कैश आता है आपका रियल अकाउंट में और पर्सनल आपका है ही, तो नॉमिनल इसमें नहीं आता। नॉमिनल में कौन कौन आते हैं, एक्सपेंस आ जाते हैं और इनकम आ जाती है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, डबल एंट्री सिस्टम भी कहता है क्या कि इसमें 2 प्लेसेस में रिकॉर्ड होती है, कोई भी चीज़ का डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट होंगे, तो ये ड्यूअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ पे एक एंट्री डेबिट होगी, दूसरी क्रेडिट। जैसे आप कह दो कि परचेज टू राम, तो परचेज अकाउंट डेबिट
टू राम, तो राम यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट की एंट्री जो होगी वो ड्यूअल। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं? जब भी आप इसे बनाते हो, डबल एंट्री सिस्टम से कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हो, तो ये ईज़िली कंप्लीट हो जाती है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में। ठीक है, आपको ईज़िली कंप्लीट करने में हेल्प करती है। और क्या और क्या बेनिफिट है इसके? एडवांटेजेस होता है लाभ। लाभ, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे, अकाउंटिंग कर रहे हो तो फ़ायदे। और देखिए, बोथ एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जब आप रिकॉर्ड करते हो तो आपको एक अर्थमेटिक एक्यूरेसी मिलती है। यानी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है, जैसे कि आप उनका जो भी आपका जो बिजनेस एक्टिविटी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग बना है, उससे क्या फ़ायदा होता है आपको? ट्रेडिंग और पीएनएल बन जाता है। ठीक है, पीएनएल जान सकते हो कितना लाभ और हानि आप कमा रहे हो, और बैलेंस शीट तैयार कर सकते हो। जब बेसिकली जो आपके एडवांटेजेस है ना, ये ऑब्जेक्टिव से मिलते जुलते ही हैं। जो मैं ऑब्जेक्टिव आपको बता चुकी हूँ ना, अगर आपको वो माइंड में आए तो वो भी एडवांटेजेस में ही है। उद्देश्य और फ़ायदे एक ही तरह के हैं। देखो, जैसे वहाँ पे मैंने बताया था, बैलेंस शीट जान सकते हो, पीएनएल जान सकते हो, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर सकते हो और एक्यूरेसी जान सकते हो। तो ये है आपके एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बात होती है कुछ एडवांटेजेस, यानी फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। नुकसान को बोलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इस डबल एंट्री सिस्टम के नुकसान क्या हैं? तो इसके नुकसान ये हैं कि ये फेल हो जाता है एक्चुअल प्रॉफिट बताने में। क्यों? क्योंकि इसके प्रिंसिपल के रिकॉर्ड में कुछ एरर है। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होते हैं? भाई, प्रिंसिपल वही होते हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आपने ये उल्टा लिख दिया, अमाउंट उल्टा लिख दिया, तो प्रिंसिपल आपने अच्छे से आते नहीं है, क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, और कई बार आप कुछ लिखना भूल जाते हो, ओमिशन। जब जर्नल एंट्री कर रहे हो तो मिस्टेक यही होती है, लोग एक दो एंट्री करना भूल जाते हैं, जिससे भी डबल एंट्री सिस्टम में क्या होगा कि एरर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप कुछ भूल जाते हो तो ना तो आपने राम की एंट्री की, ना ही आपने कैश की एंट्री की। इतने से डेबिट और इतने से क्रेडिट, दोनों सेम अमाउंट से इफेक्ट है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो भूल जाते हो, इससे ट्रायल बैलेंस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो मैच ही हो जाएगा टोटल से। ठीक है, तो ऐसी जो गलतियाँ करते हो उसका भी फ़ायदा नहीं है, वो पता ही नहीं चल पाती हैं, और ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर देता। तो डबल एंट्री सिस्टम का ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है। और फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएटेड सिस्टम की पॉसिबिलिटी इसमें होती ही है। कई बार हो जाता है कि 500 की जगह आप 5000 की एंट्री कर देते हो, दोनों साइड 5000 की कर देते हो, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो की वजह से भी नंबर ऑफ़ फिगर 650 को आपने कहीं 560 से लिख दिया, तो ये सब इस तरह की मिस्टेक कर देते हो। कई बार आप क्या करते हो, प्रिंसिपल्स में ये होता है कि जो रेवेन्यू चीज़ें हैं उनको आप कैपिटल में डाल देते हो। ठीक है, कैपिटल की चीज़ों को रेवेन्यू में डाल देते हो, ऐसी गलतियाँ कर देते हो। तो इन एरर को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे वीडियो में। बाकी अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो मैंने केवीएस से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। पीजीटी कॉमर्स सिलेबस है, एनवीएस, केवीएस और ये ईएमआरएस सबका मिलता जुलता ही है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो भी देख सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। 11th-12th की वीडियो भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो किसकी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है, एट द एंड क्या करोगे, आप उसको कम्युनिकेट कर दोगे किसको, यूजर्स को। यही अकाउंटिंग साइकिल है आपका, कि रिकॉर्डिंग से शुरू हुआ और कम्युनिकेट पे ख़त्म। ठीक है, 5 स्टेप्स। अब बड़ी दुविधा में रहते हैं लोग, कुछ कोई कहता है कि अकाउंटिंग एक साइंस है क्या, अकाउंटिंग एक आर्ट है क्या, तो पढ़ेंगे इसके बारे में भी है। जब बात की जाए कि अकाउंट एक आर्ट है, आर्ट मतलब रिकॉर्ड किस तरह से आप कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड करने की एक कला है। ठीक है, किस तरह से आप बुक्स में क्लासीफाइंग कर रहे हो, किस तरह से उसको समरी प्रेजेंट कर रहे हो, ये सब एक जो भी आपका प्रेजेंट करने का तरीका वो आर्ट है। इस तरह से बनाते हो ना कॉपियों में सजा सजा के बैलेंस शीट, कितनी सुंदर सुंदर बनाते हो। यहाँ पे ऐसे लिखते हो लाइबिलिटीज़, यहाँ एसेट्स, ये ब्लैक पेन यूज़ करते हो, स्केल यूज़ करते हो, तो ये सब इस जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ अ आर्ट, दैट इज़ एन आर्ट। ठीक है, तो ये सब आर्ट है। लेकिन जब एक टीचर आपको सिखाता है कि ये किस तरह से आपको पता चलेगी कौन सी चीज़ें एसेट्स हैं, कौन सी चीज़ लाइबिलिटीज़ हैं, इन चीज़ों की जब जानकारी दी जाती है तो ये सब एक साइंस है। साइंस से आपको पता चलता है कि रूल क्या है, 3 गोल्डन रूल, पर्सनल रूल,
ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट रूल क्या कहता है, और नॉमिनल अकाउंट। तो ये जब एक टीचर आपको सिखा रहा, भी मैं सिखा रही हूँ ना आपको, तो ये रूल्स हैं। तो ये अकाउंटिंग को एक साइंस समझोगे। प्रिंसिपल, रेवेन्यू कौन सा है, ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कौन सा है, कैपिटल कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट। कन्वेंशन, कन्वेंशन में बताऊंगी आपको। प्रॉफिट होते हैं फ्यूचर के, उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता। लॉसेस की संभावना होती है तो उन्हें कंसीडर किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 32 हैं आपके, एक हटा दिया। इन सब के बारे में मैं आगे बताऊंगी। अकाउंटिंग एज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग सोर्स की तरह जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बारे में आप अब बात करते हैं। अकाउंटिंग एक सर्विस है, ठीक है, सर्विस एक्टिविटी है। ये क्या, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। फाइनेंशियल जितनी भी नेचर की चीज़ें होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और इस तरह से हम यूज़र्स तक पहुंचाते हैं ताकि वो इकोनॉमी डिसीजन ले सके। ये डेफिनेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने दी है। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये भी किस पे है, प्रिलिमिनरी फाइनेंस नेचर पे। और ये भी इकोनॉमी एंटिटीज़ जो होते हैं, जो भी ओनर होते हैं, उनके डिसीजन को यूज़फुल बनाती है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा गिवन है, AICPA। ये फुल फॉर्म भी याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन में आती है। A फॉर अमेरिकन, I फॉर इंस्टीट्यूट, C फॉर सर्टिफाइड, P फॉर पब्लिक, A फॉर अकाउंटेंट। ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद करो मत करो, लेकिन ये वाली डेफिनेशन याद कर लेना। आ जाइए रूल्स। जब रिकॉर्डिंग करते हो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, तो रूल्स क्या हैं, ठीक है। जब भी बुक कीपिंग में आप कोई भी रिकॉर्डिंग करोगे, तो बिजनेस में जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड करने के लिए रूल तो पता होना चाहिए। 3 रूल होते हैं आपके, गोल्डन रूल बोलते हैं ना। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों आपकी टिप्स पे होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट यानी पर्सन से रिलेटेड, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई इनकॉर्पोरेटेड हो सकता है, ठीक है, उनको आप पर्सन कॉल करते हो। कोई नेचुरल पर्सन जैसे मोहन सोहन, इंस्टीट्यूशन की कंपनी का नाम, जैसे HTML या HMT, ठीक है। HMT की पता तो होगी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। SBI बैंक है, बैंक, ठीक है। और आपका कैपिटल जो लगा रहे हो, ठीक है, कैपिटल को निकाल रहे हो पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग, ये सब भी पर्सनल अकाउंट में ही आते हैं, प्रीपेड, ठीक है। ये रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट क्या होता है, जिसमें एसेट्स से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है। कई बार हम ऐसी चीज़ों में पैसा लगा देते हैं जो साल दर साल हमें कमा के देती है। टेंजिबल गुड्स जो हमें दिखाई दे रही है, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, ठीक है। और रियल अकाउंट में क्या आता है, कैश आ जाता है, गुड्स आ गई, बिल्स। अच्छा, ये गुडविल इंटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं देती। कॉपीराइट, कई बार हम कोई अधिकार ले लेते हैं, जैसे मेरा है स्टडी विद सीमा नागवान, इसे और कोई यूज़ नहीं कर सकता, मेरा इस पर कॉपीराइट है, ठीक है, स्टडी विद सीमा नागवान। तो ये सब कॉपीराइट, ये इंटेंजिबल है, दिखाई थोड़ी दे रहा। तो ये पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क, जैसे देखते हो नाइकी का ट्रेडमार्क, पेटेंट भी राइट ही होता है एक तरह का, ठीक है। तो ये सब रियल असेट्स में या रियल अकाउंट में आ जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, सब खर्चे आ जाते हैं, लॉसेस आ जाते हैं, और इनकम और गेन आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, सैलरी, कमीशन, रेंट, वेजेस, बैड डेब्ट्स, ये सब एक्सपेंस नॉमिनल में आते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पर्सनल में आते हैं, जिनके आगे आउटस्टैंडिंग लग जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, जो भी कोई रिसीव करता है उसे डेबिट कर दो। क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो। अकाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है, डेबिट वट कम्स इन, जो भी माल आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो भी माल जा रहा है यानी बेच रहे हो, डेबिट वट गोज आउट, तो उसको क्रेडिट कर दो। जब पैसा आ रहा है तो उसको डेबिट कर दो, पैसा जा रहा है तो वट गोज आउट, उसको क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, आपका जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको आप डेबिट कर दो, ठीक है। और जितनी भी इनकम और गेन है, इनकम और गेन, उन सबको क्रेडिट कर दो। ये कुछ डेबिट और क्रेडिट के वेरियस अकाउंट्स, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। जहाँ भी ये क्वेश्चन आएगा आपका आंसर लिखोगे, कि जब भी ये रूल देखोगे पूछ लिया जाए, ऑप्शन में दे दिया जाएगा पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, कौन सा है, तो ये पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल देखिए, अमाउंट है 1000 रुपये का, पेड किया विनोद को, ठीक है। तो विनोद को पे कर रहे हो, विनोद को तो पैसा मिल रहा है,
विनोद के बारे में सोचो, विनोद इज़ द रिसीवर, तो विनोद हो जाएगा डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी, विनोद अकाउंट डेबिट। आपकी तरफ से पैसा जा रहा है, व्हाट गोज आउट, कैश। कैश रियल में आता है और ये जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगी विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देखिए रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, दूसरा रूल इससे रिलेटेड देखते हैं। एक मशीन है 1 लाख रुपए की, परचेज़ की है, और मशीन परचेज की है, तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू आपकी तरफ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। जब मशीन खरीद के लाओगे तो कैश को तो बाहर भेजोगे, क्या हाथ से जाएगा, मशीन आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी को सैलरी देनी है एम्प्लॉय को, तो कमीशन रिसीव हो रहा है, तो कैसे एंट्रियाँ करते हैं। सैलरी दे रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, आपकी तरफ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, अगर कमीशन मिल रहा है तो कैश के रूप में आपको मिल रहा है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिट, तो कैश टू कमीशन एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा चैप्टर करा दिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है EMRS के रिगार्डिंग, बाकी मेरी प्लेलिस्ट से वीडियो देख लेना। आई होप आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।